दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है। और आज उसमें हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन के बारे में। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपको समझ जाते हैं तो आगे के कई सारे टॉपिक्स को समझने में आपको आसानी रहेगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखिए, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करें ऑसिलेशन के लिए, तो एक बार डिस्प्लेस होने के लिए आपने उस पर फोर्स लगाया। मान लीजिए मेरे पास कोई एक पेंडुलम है इस तरीके का, ठीक है। अगर इस पेंडुलम को मैं डिस्प्लेस करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। और जैसे ही इस पर फोर्स लगेगा तो ये क्या करेगा, इस वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब क्या होता है, एक बार आपने उसको डिस्प्लेस कर लिया तो एक सेकंड में वो मिनिमम कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस परफॉर्म करेगा, यही होती है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी with which a particle, और मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए इस पेंडुलम का अगर इस पेंडुलम को अगर मैं डिस्टर्ब करता हूँ और ये 20 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर रहा है या 20 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है 1 सेकंड में, तो हम कहेंगे कि इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है, 20 हर्ट्स, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर पेंडुलम आप चाहे कितने भी फोर्स से डिस्प्लेस करो, कितने भी फोर्स से उसको डिस्टर्ब करो, ये मिनिमम 20 वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगा ही करेगा, ठीक है। इससे कम वो नहीं कर सकता। अच्छा, आपको अगर याद हो तो सिंपल पेंडुलम के केस में हमने फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला निकाला था। इफ़ यल इज़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो सिंपल पेंडुलम में फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला था, 1/2 अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, है ना। मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये जो एन का फॉर्मूला है ना, यही बेसिकली क्या है, इस पर्टिकुलर पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, या नेचुरल फ्रीक्वेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो आप डेफिनेशन याद रखिए, इट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विथ विच एन ऑब्जेक्ट कैन वाइब्रेट व्हेन इट अंडरगोज ऑसिलेशन। इसके बाद बात आती है हार्मोनिक्स की, ठीक है। अब हार्मोनिक्स क्या है समझेंगे। आपके पास एक बार अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर पेंडुलम की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है एन, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही क्या कहलाता है, हार्मोनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, हार्मोनिक्स। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, व्हाट इज मीन बाय हार्मोनिक्स, दीज आर इंटीग्रल मल्टीपल्स, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इंटीग्रल मल्टीपल मतलब अगर आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है एन, कितना है एन, तो एन को अगर हम 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा हार्मोनिक्स। अब देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर एन है तो इसका मतलब उसके जो मल्टीपल है, जो इंटीग्रल मल्टीपल है वो क्या है, 1। सो दिस इज़ 1n। यही हम कहेंगे कि यहाँ पर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो हो जाती है आपकी फर्स्ट हार्मोनिक्स। क्या हो जाती है, फर्स्ट हार्मोनिक्स। उसी तरीके से अगर 2 से मल्टीप्लाई करिए, सो इसे अगर मैं n2 कहूँ तो n2 इज 2 टाइम्स ऑफ n, सो दैट वुड बी योर सेकंड हार्मोनिक्स, है ना। फिर n3 क्या हो जाएगा, विच इज 3 टाइम्स ऑफ n, दिस वुड बी योर थर्ड हार्मोनिक्स। एंड n4 वुड बी 4 टाइम्स ऑफ n, सो दैट वुड बी फोर्थ हार्मोनिक्स। एंड दिस विल गो ऑन एंड ऑन, ठीक है। अब समझेंगे, मैंने कहा था कि हार्मोनिक्स है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में, चाहे वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हो, फॉर एग्जांपल गिटार या सितार या फिर वायलिन, या कोई वो पाइप इंस्ट्रूमेंट हो जैसे फ्लूट है, क्लैरिनेट है ना। अब ज़रूरी नहीं कि हर इंस्ट्रूमेंट में जब कोई साउंड क्रिएट होता है तो उस समय सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट हो सकता है किसी में सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट है और किसी में हो सकता है कि कोई ऑड या इवन मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक्स ही प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब समझ लेते हैं कि ओवरटोन क्या होता है। ओवरटोन, देखिए द फ्रीक्वेंसीज हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, उन्हें कहा जाता है ओवरटोन। फ्रीक्वेंसीज हायर देन
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब अदर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अदर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखिए हार्मोनिक्स के केस में हमें पता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में क्या था, आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो वही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपका बनता था फर्स्ट हार्मोनिक्स। यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर कोई भी हार्मोनिक्स जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं है वो क्या बन जाता है, ओवरटोन। अब इसमें एक कंडीशन ऐसी है, किसी भी तरीके के इंस्ट्रूमेंट में, चाहे वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हो या पाइप इंस्ट्रूमेंट हो, अगर सारे के सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है मान लीजिए, तो उस तरीके से हम कहेंगे कि सारे जो ओवरटोन्स है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक्स के फॉर्म में आएंगे। लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर कोई पर्टिकुलर हार्मोनिक्स प्रेजेंट ही नहीं है, वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं मान के चलूँ कि पहला मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है लेकिन सेकंड हार्मोनिक्स नहीं है, थर्ड हार्मोनिक्स है, फोर्थ हार्मोनिक्स नहीं है, फिफ्थ हार्मोनिक्स है, तो यहाँ हम देखेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n है, 2n नहीं है मतलब सेकंड हार्मोनिक्स नहीं है, फिर थर्ड हार्मोनिक्स है, फोर्थ हार्मोनिक्स नहीं है, फिर फिफ्थ हार्मोनिक्स है, सिक्स्थ हार्मोनिक्स नहीं है। तो जो नहीं है उन्हें हम छोड़ देते हैं और जो है उन्हें पकड़ते हैं। तो फंडामेंटल हार्मोनिक्स तो है लेकिन क्या वो ओवरटोन कहलाया जाएगा, नहीं। ओवरटोन कहलाने के लिए ज़रूरी है कि जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल से ज़्यादा होना चाहिए। तो पहला जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो मेरा ओवरटोन नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में कौन सा हार्मोनिक प्रेजेंट है, थर्ड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, तो थर्ड जो हार्मोनिक्स है वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ओवरटोन। क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ओवरटोन। अच्छा, उसके बाद में 3 के बाद हम देखते हैं फोर्थ तो नहीं है, ठीक है, फोर्थ तो नहीं है, फिर क्या बचता है, फिफ्थ। फिफ्थ वुड बी माय सेकंड ओवरटोन। क्या होगा वो, सेकंड ओवरटोन। अब सिक्स नहीं है तो हो सकता है सेवंथ हार्मोनिक्स प्रेजेंट हो, तो ये जो सेवंथ वाला होगा वो होगा मेरा थर्ड ओवरटोन। आप यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इमेजिन करते हैं कि सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, फंडामेंटल भी है, सेकंड हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट है, उसके बाद में थर्ड हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट है और फोर्थ हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट है। अगर ये सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट है तब ओवरटोन क्या कहलाएगा, तब ओवरटोन होगा, देखिए फर्स्ट हार्मोनिक्स तो हमारा ओवरटोन नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट हार्मोनिक्स क्या है हमारे यहाँ पर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो उसे हम छोड़ देंगे। क्या सेकंड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, हाँ सेकंड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, तो वो हो गया अब हमारा फर्स्ट ओवरटोन। इसी तरीके से थर्ड हार्मोनिक्स अगर प्रेजेंट है तो वो हो गया आपका सेकंड ओवरटोन, एंड फोर्थ हार्मोनिक्स विल बी योर थर्ड ओवरटोन एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो प्रेजेंट है वो ओवरटोन बनेंगे, जो नहीं है वो ओवरटोन नहीं बनेंगे। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई हार्मोनिक्स प्रेजेंट है या नहीं ये कैसे समझता है, तो मान लीजिए अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें क्या होते हैं, सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे पता चलता है, क्योंकि हर वाइब्रेशन पे आपको साउंड सुनाई देगा। लेकिन अगर आप क्लोज्ड एंडेड पाइप लोगे ना तो वहाँ पे वैसे नहीं होता। कोई भी अगर मैंने पाइप ले लिया, उसका एक अगर एंड क्लोज है और उसमें से साउंड क्रिएट हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, हर वाइब्रेशन पे साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। जिस वाइब्रेशन पे साउंड प्रोड्यूस होता है उसी वाइब्रेशन को फिर हार्मोनिक्स कहा जाता है, और फिर वहाँ पर पता चलता है कि भैया कौन से नंबर का हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। जिस नंबर का हार्मोनिक्स प्रेजेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली हम ओवरटोन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हुए जैसे हम स्ट्रिंग, पाइप, ओपन एंड क्लोज को देखेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिलहाल याद रखिए, जो हार्मोनिक्स प्रेजेंट है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाले हार्मोनिक्स को, मतलब पहले हार्मोनिक्स को छोड़ के जो बाकी के प्रेजेंट हार्मोनिक्स है उन्हें ही हम ओवरटोन कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ना हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ना 3 तरीके के इंस्ट्रूमेंट है, एक है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, एक है ओपन पाइप इंस्ट्रूमेंट और एक है क्लोज्ड पाइप इंस्ट्रूमेंट। क्लोज्ड पाइप का मतलब ये होगा कि पाइप का सिर्फ एक एंड क्लोज्ड है, और ओपन पाइप का मतलब होगा पाइप के दोनों एंड ओपन है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में हम समझेंगे कि मान लीजिए किसी एक स्ट्रिंग को मैंने 2 रिजिड सपोर्ट के बीच में बांध कर रखा है। ठीक है, ओपन पाइप कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, और क्लोज पाइप जो होगा उसमें एक एंड
क्लोज होगा। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि तीन तरीके के इंस्ट्रूमेंट के लिए तीन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है। स्ट्रिंग की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसको मैं NS से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओपन पाइप के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को NOP से रिप्रेजेंट करूंगा और क्लोज एंड वाले पाइप के फ्रीक्वेंसी को NCP से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, फॉर क्लोज पाइप। ठीक है, चलिए मान लेते हैं NS की वैल्यू है 100 हर्ट्स, दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इज 100 हर्ट्स। सिमिलरली इट इज फॉर ओपन पाइप इज ऑल्सो, लेट्स टेक इट एज 100 हर्ट्स एंड क्लोज पाइप के लिए भी ले लेते हैं 100 हर्ट्स। ये सभी की क्या होने वाली है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर जो इनिशियली नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं वो फ्रीक्वेंसी होने वाली है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कहेंगे कि स्ट्रिंग में सभी तरीके के हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। तो स्ट्रिंग में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो मेरा फर्स्ट हार्मोनिक्स है, तो सेकंड हार्मोनिक्स को लिख रहा हूँ मैं N2 विच वुड बी 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज 200 हर्ट्स। फिर होगा N3 दैट इज 300 हर्ट्स, फिर N4 दैट इज 400 हर्ट्स एंड N5 इक्वल टू 500 हर्ट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से लेकर के कुछ नंबर ऑफ हार्मोनिक्स को लिख लिया है। अब हम ओपन पाइप की ओर जाते हैं, यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्स ही है, तो यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ कि इसका जो सेकंड हार्मोनिक्स होगा दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय N2 एंड N2 वुड बी 200 हर्ट्स। सिमिलरली N3 क्या होगा 300 हर्ट्स और N4 होगा 400 हर्ट्स। ठीक है, वैसे ही N5 भी 500 हर्ट्स। ठीक है, अब आते हैं क्लोज पाइप पर। क्लोज पाइप में मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो अवेलेबल है जो हमारा फर्स्ट हार्मोनिक्स भी है, लेकिन सेकंड हार्मोनिक्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो उसके बाद डायरेक्टली क्या अवेलेबल है, थर्ड हार्मोनिक्स अवेलेबल है। सो N3 वुड बी इक्वल टू लेट्स से 300 हर्ट्स विच इज 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली फोर्थ हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिफ्थ हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, तो फिफ्थ हार्मोनिक्स को हम कैसे लिखेंगे, N5 इज इक्वल टू 500 हर्ट्स। ठीक है, वैसे ही 6 नहीं है लेकिन 7th है, तो वो होगा N7 वुड बी 700 हर्ट्स। चलिए अब हम क्या क्या देखते हैं, हमें बताना है कि इसमें कौन से नंबर ऑफ हार्मोनिक्स प्रेजेंट है और कौन से नहीं है। सो NS इज माय फर्स्ट हार्मोनिक्स, सो मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट हार्मोनिक्स ऐसा लिख कर दिखा रहा हूँ। N2 इज माय सेकंड हार्मोनिक्स, सिमिलरली दिस इज थर्ड हार्मोनिक्स, फोर्थ हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स एंड सो ऑन। ओपन पाइप के केस में भी जो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वही क्या है, आपका फर्स्ट हार्मोनिक्स है। फिर N2 इज सेकंड हार्मोनिक्स, N3 इज थर्ड हार्मोनिक्स, N4 इज फोर्थ हार्मोनिक्स एंड N5 इज फिफ्थ हार्मोनिक्स। ओके, अब बात करेंगे क्लोज्ड एंड पाइप पर, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमेशा फर्स्ट हार्मोनिक्स होगा। क्या यहाँ पर सेकंड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, नहीं है, तो N3 को लिख रहा हूँ मैं थर्ड हार्मोनिक्स। फिर N5 होगा मेरा फिफ्थ हार्मोनिक्स एंड N7 होगा सेवंथ हार्मोनिक्स। अब जो मेन चीज़ है वो है हमारा ओवरटोन। ओवरटोन को समझ लेते हैं। फर्स्ट जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये कभी भी ओवरटोन नहीं हो सकती। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा जो भी फ्रीक्वेंसी है वो ओवरटोन है। तो यहाँ पर देखिए कौन हो सकता है हमारा ओवरटोन, सेकंड जो हार्मोनिक्स है ना, ये सेकंड हार्मोनिक्स हमारा होगा फर्स्ट ओवरटोन। तो मैं उसको लिख लेता हूँ। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट ओवरटोन। उसके बाद में कौन सी है, थर्ड हार्मोनिक्स है, तो थर्ड हार्मोनिक्स होगा सेकंड ओवरटोन, सो दिस इज वुड बी सेकंड ओवरटोन। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ हार्मोनिक्स क्या होगा, फोर्थ हार्मोनिक्स होगा हमारा थर्ड ओवरटोन, है कि नहीं, और फिफ्थ हार्मोनिक्स वुड बी फोर्थ ओवरटोन। ठीक है, तो हम ओवरटोन और हार्मोनिक्स के बीच में यहाँ पर एक रिलेशन बना सकते हैं, H इज इक्वल टू pth ओवरटोन +1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर P की वैल्यू मान के चलती है 3 है, मतलब मैं थर्ड ओवरटोन की बात कर रहा हूँ, तो थर्ड ओवरटोन में P 3 लिखना पड़ेगा, 3 + 1 इज 4 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज फोर्थ हार्मोनिक्स। ठीक है, देखिए फोर्थ हार्मोनिक्स हमारा थर्ड ओवरटोन है ना। उसी तरीके से P से आप अलग अलग वैल्यू रख कर भी कौन से नंबर का हार्मोनिक्स है ये पता कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं ओपन पाइप की। ओपन पाइप के केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो आपका फर्स्ट हार्मोनिक्स है लेकिन वो ओवरटोन नहीं है, तो फंडामेंटल के बाद N2 आ रहा है, दैट इज सेकंड हार्मोनिक्स, तो दिस विल बिकम आवर फर्स्ट ओवरटोन। क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट ओवरटोन। इसके बाद में थर्ड हार्मोनिक्स होगा आपका
सेकंड ओवरटोन, फोर्थ हार्मोनिक्स होगा थर्ड ओवरटोन एंड फिफ्थ हार्मोनिक्स होगा फोर्थ ओवरटोन। तो यहाँ पर भी यही रिलेशन होगा, जो नंबर का हार्मोनिक्स आपको चेक करना है विथ रिगार्ड टू दैट पर्टिकुलर ओवरटोन वुड बी H इज इक्वल टू P+1 इंटू NOP। P मतलब क्या है, जो भी ओवरटोन होगा उसका नंबर। अगर मैं कहूँ कि फोर्थ ओवरटोन मुझे चेक करना है तो P की वैल्यू हो गई 4, 4+1 इज 5, तो देखिए फोर्थ ओवरटोन इज फिफ्थ हार्मोनिक्स। अब हम आते हैं हमारे क्लोज पाइप वाले केस पर। यहाँ पर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट हार्मोनिक्स है, उसे हम काउंट नहीं करेंगे। N3 जो थर्ड हार्मोनिक्स है वो प्रेजेंट है, सेकंड तो प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर ये जो थर्ड हार्मोनिक्स है ना, ये हो गया मेरा अब फर्स्ट ओवरटोन। तो इसमें फर्स्ट ओवरटोन कब ऑब्जर्व हो रहा है, थर्ड हार्मोनिक्स पे ऑब्जर्व हो रहा है। फिर नेक्स्ट ओवरटोन कब आ रहा है, फिफ्थ हार्मोनिक्स पे, तो फिफ्थ हार्मोनिक्स इज माय सेकंड ओवरटोन, है कि नहीं, सेकंड ओवरटोन। और उसी तरह सेवंथ हार्मोनिक्स अब सेकंड ओवरटोन के बाद आने वाली चीज़ है, इसके लिए हम इसको बोलेंगे थर्ड ओवरटोन। यहाँ पर देखिए हार्मोनिक्स और ओवरटोन के बीच में अगर रिलेशन एस्टेब्लिश करना है सो H वुड बी इक्वल टू 2P+1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप। P की वैल्यू आप ओवरटोन की वैल्यू लेंगे। मान लीजिए मुझे सेकंड ओवरटोन लिखना है, तो सेकंड ओवरटोन मतलब P इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इज 4, 4+1 इज 5, तो देखिए सेकंड ओवरटोन मेरा फिफ्थ हार्मोनिक्स है। ठीक है, सो इस तरीके से हमने हार्मोनिक्स और ओवरटोन के बीच के रिलेशंस को यहाँ पर देख लिया है। इसमें ना और एक चीज़ आती है मोड ऑफ वाइब्रेशन। मोड ऑफ वाइब्रेशन या फिर कभी कभी आपको डायरेक्टली हार्मोनिक्स के मोड ऑफ वाइब्रेशन और हार्मोनिक्स का, अब यहाँ पर एक और चीज़ ऐड होती है, मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्या है मोड ऑफ वाइब्रेशन, कभी कभी आपको मोड ऑफ वाइब्रेशन के टर्म में पूछते हैं। मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या है, जो वाइब्रेशन प्रेजेंट है वो आपके मोड ऑफ वाइब्रेशन है। जैसे स्ट्रिंग के केस में फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या है आपका, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो फर्स्ट हार्मोनिक्स इज हियर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। मैं अलग पेन ले लेता हूँ, ठीक है, एक सेकंड। So first harmonics is my first mode of vibration. Second harmonics भी present है, so second mode of vibration. This would be my third mode of vibration. Then fourth mode of vibration and fifth mode of vibration. देखिए mode of vibration string के केस में फर्स्ट हार्मोनिक्स इज फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड हार्मोनिक्स इज सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड हार्मोनिक्स हैज बिकम थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, फोर्थ इज फोर्थ। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सेम होगा हमारे पाइप के केस में भी। यहाँ पर भी फर्स्ट हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट है, सेकंड थर्ड फोर्थ सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, तो फर्स्ट हार्मोनिक्स इज योर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड वुड बी सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड वुड बी थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, फोर्थ इज फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड फिफ्थ हार्मोनिक्स वुड बी फिफ्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं क्लोज पाइप के केस में। क्लोज पाइप के केस में ध्यान दीजिए, फर्स्ट जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो प्रेजेंट होनी है, इसके लिए हो गया मेरा फर्स्ट हार्मोनिक्स, दैट इज ऑल्सो माई फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। ओके, नेक्स्ट जो है दिस इज माई थर्ड हार्मोनिक्स, ये क्या है मेरा थर्ड हार्मोनिक्स है विच इज फर्स्ट ओवरटोन। अब देखिए फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब जिस मोड पे आपको साउंड सुनाई दे रहा है स्टार्टिंग में, वो हो गया फर्स्ट। अब मुझे नेक्स्ट साउंड कब सुनाई दे रहा है, थर्ड हार्मोनिक्स में विच इज माई फर्स्ट ओवरटोन, तो ये हो गया मेरा सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। जिस भी मोड में जब भी वाइब्रेशन होगा और उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन पे आपको साउंड सुनाई दे रहा है, इसका मतलब वो एक एग्जिस्टिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन है, वो एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट करने वाले वाइब्रेशन को हम मोड के फॉर्म में लिखेंगे। सो फंडामेंटल में अगर फंडामेंटल को अगर मैं फर्स्ट मोड कर रहा हूँ, तो उसके बाद में जो भी मोड में वाइब्रेशन मेरे को सुनाई दे रहा है, साउंड सुनाई दे रहा है, वो मेरा होगा सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। फिर N5 दैट इज फिफ्थ हार्मोनिक इज माई थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड N7 वुड बी माई फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन। मैं जानता हूँ थोड़ा सा ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन इस जो शीट को मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया ना, इसको आप 2 बार 3 बार अच्छे से देख लीजिए, तब जाके ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी सेंस बनाना स्टार्ट करेंगी। ठीक है, आपको ये समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा
कि मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या है, हार्मोनिक्स क्या है, ओवरटोन्स क्या होते हैं, कौन सा हार्मोनिक्स कौन सा ओवरटोन है, ये अगर पता करना है तो हमें कौन से रिलेशंस यूज़ करने हैं। ठीक है, अब हम स्पेसिफिकली स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि क्या किसी भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में सभी मोड ऑफ वाइब्रेशंस क्या किसी भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, अगर हाँ तो उसे हमें प्रूव करके दिखाना है। उसके बाद में हम पाइप में देखेंगे, ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप। पाइप के वक्त हमें पता चलेगा कि सभी हार्मोनिक्स पाइप में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो पाइप क्लोज्ड एट वन एंड है वहाँ पर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर हमें शो करना है कि किसी भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जैसे गिटार। तो गिटार में क्या होते हैं, दो एंड्स जो होते हैं किसी भी स्ट्रिंग के, वो है ना सपोर्टेड होते हैं एट रिजिड सपोर्ट। ठीक है, उन्हें रिजिड सपोर्ट पर बांध दिया गया होता है, या तो फिर वो ब्रिज पर, जैसा ये मान लीजिए मेरे पास ये कोई गिटार है इस तरीके से, है ना। सो ये जो गिटार होती है, यहाँ पर आप देखेंगे एक ब्रिज होता है और ब्रिज से होकर के जो हमारी स्ट्रिंग है वो ट्रैवल कर रही होती है। तो दिस स्ट्रिंग इज बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट एंड आई कैन से द स्कीमेटिक्स लुक्स लाइक व्हाट आई हैव शोन यू हियर। ठीक है, तो कोई भी एक स्ट्रिंग है मान लीजिए जो दो रिजिड सपोर्ट के बीच में है। अब यहाँ पर वेव्स कैसे प्रोड्यूस होंगी, तो अगर मैं स्ट्रिंग को प्लग कर लूँ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो प्लग करने के कारण यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होती है। या फिर आप कोई बाहर से कोई ट्यूनिंग फोर्क लेकर अगर आते हैं, तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को इस स्ट्रिंग के अगर करीब लाया जाए तो क्या होता है, ट्यूनिंग फोर्क अपनी एनर्जी जो है वो स्ट्रिंग की तरफ ट्रांसफर करती है विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम इन बिटवीन द स्ट्रिंग एंड ट्यूनिंग फोर्क। यहाँ पर अगर वो एयर है तो एयर। सो यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफर ऑफ वाइब्रेशंस, ये स्ट्रिंग भी क्या करेगी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी और खुद भी वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगी। जैसे ही स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव बनेंगे, अगर मान लीजिए क्रेस्ट जाकर रिजिड एंड से टकराया है, तो फिर क्या होगा, वहाँ पर ट्रफ तैयार होगा। या फिर अगर ट्रफ रिजिड एंड पर जाकर अप्रोच हुआ है तो फिर वहाँ पे क्रेस्ट बनेगा। सो इस तरीके से क्या होता है, रिफ्लेक्शंस ऑफ वेव फॉर्म होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन एज वी हैव सीन अर्लियर, वहाँ पर क्या होगा, हमें स्टेशनरी वेव देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कभी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि शो दैट या फिर हाउ स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस ऑन अ स्ट्रिंग, तो यहाँ पर सिंपल फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का, चलेगा। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में अगर हमें सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट है या नहीं वो चेक करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे फंडामेंटल मोड से, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से या फिर फर्स्ट हार्मोनिक्स से। आइए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और क्वेश्चन क्या है, हमें शो करना है, शो दैट ऑल हार्मोनिक्स are present in string instruments। चलेगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विथ विच एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। अब मान के चलते हैं कि मेरे पास ना एक स्ट्रिंग है जो दो रिजिड सपोर्ट के बीच में टाई की गई है। इस स्ट्रिंग की लेंथ है L। ओके, जब इस पर कोई वेव बनेगी तो वेव की स्पीड क्या होती है, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। एन क्या है, फ्रीक्वेंसी। वेव के लिए अगर मैं आपको फ्रीक्वेंसी बोलूँ तो हमने डेफिनेशन देखा था, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय द वेव इन 1 सेकंड। लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ। एक वेवलेंथ क्या होती है, कोई भी क्रेस्ट या ट्रफ मिलकर बनती है एक वेवलेंथ। अब सोचिए जरा, इफ v इज द स्पीड ऑफ wave that is being traveled upon the string, n is the frequency and lambda is the wavelength। अब सोचिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अगर यहाँ पर n की वैल्यू मिनिमम होगी तो n की वैल्यू मिनिमम तब होगी ना जब लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए v की वैल्यू है 20। अब ये 20 वैल्यू आने के लिए n और लैम्बडा के पास मान लीजिए 1 to 20 ऐसे नंबर के ऑप्शन है। ठीक है, तो लोवेस्ट वैल्यू क्या है 1 to 20 में, लोवेस्ट वैल्यू इज 1।
सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज लैम्बडा को कितना होना पड़ेगा, 20 होना पड़ेगा, तभी आंसर क्या आएगा, 20 आएगा, है कि नहीं। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर n की वैल्यू मिनिमम है तो लैम्बडा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। देखिए यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है स्ट्रिंग का, उस पर आते हैं। अब आपको अगर दिख रहा हो तो यहाँ पर ना दो एंड जो है वो क्लोज्ड है। हमेशा याद रखिए जब भी दो एंड क्लोज्ड होंगे या फिर किसी रिजिड सपोर्ट से टाइट होंगे तो वहाँ पर हमेशा क्या फॉर्म होगा, नोड। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट पर नोड बनेंगे, हमेशा नोड बनेंगे जब भी वेव क्रिएट होगी। अच्छा, यहाँ पर अगर नोड बन जाते हैं तो बीच में कहीं तो जाके एंटी नोड बनेंगे, ठीक है। अब एंटी नोड बनने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो लोवेस्ट होनी चाहिए। ये जो फ्रीक्वेंसी हमने बोली है ये लोवेस्ट होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट होने के लिए आपकी जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो देखिए मैं आपको 2-3 केसेस ड्रॉ करके बताता हूँ, आप बताइए मुझे किस केस में वेवलेंथ ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड लेट्स से दिस इज थर्ड। 3 केस ले लिए स्ट्रिंग की, तीनों ही रिजिड एंड के बीच में बांधी है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो रिजिड सपोर्ट है वहाँ पर तो हमेशा नोड ही बनने वाले हैं। सो दिस इज नोड, नोड है ना, नोड। एक मैं काम करता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से वेव बनाता हूँ। फर्स्ट केस में दिस इज माई वेव, तो वेव का एक पार्ट, एक ही लूप बना है। दूसरे केस में कुछ इस तरीके से वेव बनी है, और तीसरे केस में मान लीजिए मैं कुछ इस तरीके से वेव बना रहा हूँ, मतलब हाफ ही लूप बना रहा हूँ, ठीक है, हाफ लूप ही बना रहा हूँ। अब आप बोलिए कौन सी दो कंडीशन वैलिड है। देखिए पहली वैलिड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोज्ड एंड है वहाँ पर नोड भी बन रहा है और बीच में एक एंटी नोड बन रहा है, चलेगा। सेकंड भी वैलिड है, क्यों, क्योंकि दोनों में भी क्या हो रहा है, दोनों जो एंड्स है वहाँ पर तो नोड है ही, और बीच में भी एक नोड है, और साथ में क्या हो रहा है, दो एंटी नोड बन रहे हैं। पहले केस में एक ही एंटी नोड बन रहा था। अब आते हैं हम यहाँ पे थर्ड केस में। क्या थर्ड केस पॉसिबल है? हमने क्या किया है थर्ड केस में, एक एंड पर नोड बनाया है, दूसरे भी एंड पर दिखाया तो नोड है, लेकिन नोड बन रहा है क्या वहाँ पे? नहीं, वहाँ पर क्या बन रहा है, एंटी नोड। तो यहाँ पे ये जो केस है ना ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं पहले दो केस में। अब थोड़ा सा सोचिए, पहले दो केस में अगर देखें तो वेवलेंथ किस वेव की ज़्यादा रहेगी, वो पहले लूप वाले केस में ज़्यादा रहेगी या दूसरे? देखिए एक वेवलेंथ बनती क्या है, एक क्रेस्ट से और एक ट्रफ से, तो ये हो गई मेरी वेवलेंथ, ठीक है, पहले केस में। दूसरे केस में अगर वेवलेंथ चेक करना है, मान लीजिए ये एक क्रेस्ट है और यहाँ पर अगर मैं दूसरी क्रेस्ट बना लूँ तो इतनी होगी एक वेवलेंथ। अब दोनों केस में सबसे बड़ी वेवलेंथ कौन से केस में मिल रही है, फर्स्ट या सेकंड? ऑब्वियसली फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक लूप अवेलेबल है और वेव बनती है दो लूप को मिलाकर। तो यहाँ पे जो एक लूप है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ λ/2। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, λ/2। अगर इस लैम्बडा को मुझे ढूंढना होता तो लैम्बडा यहाँ फर्स्ट केस में सबसे बड़ा मिलता। तो हम क्या करेंगे, हम इसी थॉट को यहाँ पर अप्लाई करते हैं हमारे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के केस में। तो अगर मान लीजिए सबसे बड़ा लैम्बडा होगा तभी जाके फ्रीक्वेंसी छोटी होगी, और लैम्बडा बड़ा होने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही लूप बनना काफ़ी है, क्योंकि नेक्स्ट लूप में हमें क्या मिल जाएगा, हमारी पूरी वेवलेंथ मिलेगी। तो हम यहाँ कहेंगे कि L वुड बी इक्वल टू दिस, L इज इक्वल टू λ/2, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L। दिस इज द फर्स्ट केस, ओके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए। मैं फिर से एक बार आपके लिए शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूँ। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ पर पार्टिकल मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट करता है इन 1 सेकंड। अगर वाइब्रेशन मिनिमम है मतलब फ्रीक्वेंसी छोटी है, तब उस केस में लैम्बडा को क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हमारे इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के केस में जिस स्ट्रिंग को मैंने दो रिजिड एंड के बीच में ट्राई किया है, वहाँ पर लैम्बडा मैक्सिमम तब मिलता है जब दो नोड्स के बीच में एक ही एंटी नोड हो, ओके। जब एक एंटी नोड होगा तो लैम्बडा बड़े से बड़ा होगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो लैम्बडा बड़ा आने के लिए प्रेजेंट कंडीशन में एक ही लूप बनता है, और उस केस को अगर हम देखें तो हमारा लेंथ इज इक्वल टू λ/2 हो जाएगा। अगर लेंथ इज इक्वल टू λ/2 है, सो लैम्बडा दैट इज माई वेवलेंथ वुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L। यहाँ पर भी हमने समझा है, देखिए अगर लैम्बडा निकालना ही होगा तो लेंथ के डबल डायमेंशन का लैम्बडा बनेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्मूले में देखते हैं V क्या है, V इज माई वेलोसिटी ऑफ द वेव।
n क्या है, n इज द मिनिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड दिस मिनिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सो आई विल बी राइटिंग दिस एज एन एस। एस क्या है, सफिक्स मैंने अटैच किया है n को जो बताता है कि दिस इज माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इन दैट केस लैम्बडा वुड बी माय हाईएस्ट वेवलेंथ। अब मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, एन एस वुड बी इक्वल टू वी अपॉन लैम्बडा। बट आई नो क्या है, lambda is equal to 2 times of L in case of minimum frequency or fundamental frequency. So what I'll be doing is I'll be writing ns is equal to v upon lambda की वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर लूँ 2L. So this is the first expression for fundamental frequency in case of a string instrument where string is stretched between two rigid support. ओके अब देखिए कोई भी जो ट्रांसवर्स वेव होती है, यहाँ पर वेव कौन सी बन रही है, ट्रांसवर्स वेव बन रही है, तो किसी भी ट्रांसवर्स वेव में वेव का जो स्पीड होता है v वो दिया जाता है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फॉर ट्रांसवर्स वेव, फॉर ट्रांसवर्स वेव द स्पीड ऑफ वेव v इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ t अपॉन स्मॉल m। व्हाट इज t, t इज द टेंशन, यहाँ पर जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा वो आपका T है, और दिस स्मॉल m इज कॉल्ड एज लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। देखिए वो मास नहीं है, वो मास डेंसिटी है, और लीनियर मास डेंसिटी होता है मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, which I can write as capital M upon L, where capital M क्या represent करेगा, mass of string and L would be the length of string। ठीक है, so total mass upon total length will give you the value of linear mass density। अब हम क्या करेंगे, ये जो v है ना इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे एज अंडर रूट ऑफ t बाई एम, तो हमारा जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ रहा है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए, दैट वुड बी ns इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ t बाय m। ठीक है, दिस स्मॉल m इज नॉट मास हियर, दिस स्मॉल m इज योर लीनियर मास डेंसिटी विच इज टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। अब हमें याद रखना है ये जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना विच इज 1/2L अंडर रूट t बाई m, दिस इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर क्या करेंगे, हम मानेंगे कि हमारा फर्स्ट मल्टीपल है, सो हम ये कह सकते हैं कि दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट योर फर्स्ट हार्मोनिक्स। क्या है वो, हमारा फर्स्ट हार्मोनिक्स है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा सेकंड हार्मोनिक्स की ओर हम जाते हैं। देखिए सेकंड जो हार्मोनिक्स है वो कब आएगा, फर्स्ट हार्मोनिक के बाद आएगा, और सेकंड हार्मोनिक को आने के लिए ज़रूरी है कि उसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो। फिर से हम वही हमारे एग्जाम्पल की ओर जाते हैं जहाँ पर एक स्ट्रिंग हम ले लेंगे विच इज़ टाइड इन बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, तो दोनों रिजिड सपोर्ट पर क्या बनेंगे, नोड बनेंगे, और बीच में क्या होगा, एंटी नोड। तो पहली कंडीशन अगर मैं आपको लूँ कि बीच में एंटी नोड मुझे बनाना है तो कम से कम एक लूप तो लेना पड़ेगा, लेकिन कम से कम एक लूप कहाँ पर आ चुका है, पहले फंडामेंटल मोड में या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पर एक्स्ट्रा हमें एंटी नोड लाने पड़ेंगे। तो एक्स्ट्रा एंटी नोड लाने के लिए ये बेस्ट सिचुएशन है जहाँ पर दो एंटी नोड क्रिएट हो रहे हैं और बीच में एक नोड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको, मैं क्या करता हूँ, दो लूप ड्रॉ करता हूँ। सो दीज आर माय टू लूप्स। अगर दो लूप में ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर मुझे कितने एंटी नोड मिल रहे हैं, दो एंटी नोड, और बीच में और एक नोड मिल रहा है। ये ना बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन है फंडामेंटल मोड के बाद, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद या फर्स्ट हार्मोनिक के बाद। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं इफ गिवन इज द लेंथ L ऑफ द स्ट्रिंग देन L इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा क्या होगा, तो लैम्बडा होता क्या है, लैम्बडा इज द वेवलेंथ विच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, ओके, फॉर इट्स वन साइकिल। तो वन साइकिल में वन क्रेस्ट और वन ट्रफ मिलकर वन साइकिल बनती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस L इज इक्वल टू लैम्बडा। ठीक है, सो L इज इक्वल टू लैम्बडा, यहाँ पर इस रिलेशन को मैं मार्क कर रहा हूँ। फिर से जाते हैं सेकंड हार्मोनिक्स में, हमें पता है V इज इक्वल टू होता है n लैम्बडा, यहाँ पर n को लिख रहा हूँ मैं n2 और लैम्बडा को वैसे ही रखता हूँ। अब n2 क्या है, सेकंड फ्रीक्वेंसी है विच इज़ हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड दैट फ्रीक्वेंसी वुड बी माय सेकंड हार्मोनिक्स। ठीक है, चलो
N2 को सेपरेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन लैम्बडा हो जाएगा, और मुझे पता है N2 इज इक्वल टू V अपॉन लैम्बडा की वैल्यू है L। तो मैं N2 को लिख सकता हूँ 1 अपॉन L अंडर रूट ऑफ T बाय M। ठीक है, एक काम करेंगे, यहाँ जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। सो N2 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मैं डिवाइड करके लिख रहा हूँ 1 अपॉन 2L अंडर रूट ऑफ T बाय M। क्या दिख रहा है मुझे, ये जो 1 बाय 2L अंडर रूट T बाई M है, ये क्या था, ये थी हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। याद है आपको 1 बाय 2L अंडर रूट T बाई M। तो हम लिख सकते हैं कि दिस N2 इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन स्ट्रिंग। एंड एज आई सेड यू बिफोर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज द हार्मोनिक्स, and this is second integral multiple of fundamental frequency, thus this is your second harmonics। तो यहाँ पर हमने देखा कि this is my second harmonics। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड हार्मोनिक्स की तरफ। ठीक है, थर्ड हार्मोनिक्स कैसे क्रिएट होगा, तो यहाँ पर ना हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और हमारा जो सेकंड हार्मोनिक्स है उसके डायग्राम की तरफ जाकर देखते हैं। देखिए, जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो रहा था ना, तो यहाँ पर कितने लूप बने थे, एक लूप बना था। दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वॉज योर फर्स्ट हार्मोनिक, वही हमारा क्या था, फर्स्ट हार्मोनिक्स था। तो जब फर्स्ट हार्मोनिक्स बना तब एक लूप क्रिएट हुआ है। जब सेकंड हार्मोनिक्स की तरफ हम बढ़े तो कितने लूप क्रिएट हुए थे, 2 लूप क्रिएट हुए हैं। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं मेरा थर्ड हार्मोनिक्स है तो यहाँ पर कितने लूप बनने चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 3 लूप बनेंगे। ठीक है, सो पहले 2 एंड पर तो नोड्स बन चुके हैं, अब बीच में हमें एंटी नोड चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ 3 जो लूप्स है उन्हें ड्रॉ कर लेता हूँ। सो दीज आर माई 3 लूप्स। अगर मैं 3 लूप ड्रॉ करूँगा तो मुझे 3 एंटी नोड मिल रहे हैं। ठीक है, और बीच में टोटल अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कितने नोड्स हैं, 4 नोड्स हैं, 3 एंटी नोड है। ठीक है, सो फॉर थर्ड हार्मोनिक्स 3 लूप विल बी फॉर्म्ड। अब ये बात ना आप CET के लिए भी याद रखिए, जितने नंबर ऑफ लूप होंगे स्ट्रिंग के केस में वही आपके नंबर ऑफ हार्मोनिक्स भी होंगे। ठीक है, आगे चल के हम थोड़ा सा जब मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को समझेंगे तो उसमें भी यही चीज़ आएगी। फिलहाल थर्ड हार्मोनिक्स के लिए मुझे क्या निकालना है, लेंथ के अकॉर्डिंगली वेवलेंथ को पता करना है। तो अगर टोटल लेंथ L है तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ एक क्रेस्ट और एक ट्रफ जो है वो बनता है मेरा लैम्बडा। सो दिस इज माई लैम्बडा, मतलब 2 लूप इज इक्वल टू 1 लैम्बडा। सो दिस 1 लूप वुड बी लैम्बडा बाय 2। तो टोटल L इज इक्वल टू लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाय 2। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दिस इज 3 लैम्बडा बाय 2। देन लैम्बडा वुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे हार्मोनिक्स की ओर। हमें पता है V इज इक्वल टू होता है N इंटू लैम्बडा, और हम थर्ड हार्मोनिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ N3। देन N3 वुड बी इक्वल टू V अपॉन लैम्बडा। नाउ N3 इज इक्वल टू V अपॉन लैम्बडा की क्या वैल्यू है, लैम्बडा की वैल्यू है 2L बाय 3। सो दिस बिकम 3 टाइम्स ऑफ V अपॉन 2L विच इज नथिंग बट 3 इंटू 1 by 2L, and V can be replaced as under root of T by M, that is tension upon linear mass density, and we know this particular form 1 upon 2L under root T by M, ये क्या होता है, ये होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ स्ट्रिंग। तो इसे हम लिखेंगे 3 into N into S. So N3 is 3 times of fundamental frequency, that is third multiple of fundamental frequency, hence I can write it as third harmonics. तो third harmonics is present in my string. Similarly अगर आप और एक लूप बना लीजिए, मान लीजिए मैं फोर्थ केस ले रहा हूँ, फोर्थ हार्मोनिक्स का क्या वो प्रेजेंट है या नहीं देखना है, तो क्या होगा, फोर्थ हार्मोनिक्स में जो स्ट्रिंग है हमारे पास विच इज टाइड इन बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट विल हैव 4 लूप्स। उसमें कितने लूप होंगे, 4 लूप होंगे, 4 लूप। अगर 4 लूप है तो कितने नंबर ऑफ एंटी नोड आ गए, 4 एंटी नोड आ गए, और टोटल एक नोड एक्स्ट्रा मतलब 5 नोड्स क्रिएट हो गए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे भी क्या होगा, V इज इक्वल टू N लैम्बडा। अगर मैं फोर्थ हार्मोनिक्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ N को N4। दिस N4 वुड बी इक्वल टू V अपॉन लैम्बडा। अब इस डायग्राम में देखिए इस टोटल स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, L। मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, दिस टोटल स्ट्रिंग लेंथ इज L। और यहाँ पर ये जो लूप है, यहाँ पर टोटल लूप बने हैं 4 लूप। देखिए 2 लूप का मिलाकर होता है 1 लैम्बडा, तो यहाँ पर टोटल कितने लैम्बडा प्रेजेंट है, 2 लैम्बडा। सो L वुड बी इक्वल टू 2
लैम्बडा, देयरफॉर लैम्बडा वुड बी इक्वल टू L/2। अब इसे हम आगे यूज़ करेंगे। सो हियर N4 would be equal to V upon L/2, so that would be 2 times of V upon L। अब मैं क्या कर लेता हूँ, फिर से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर लूँ तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 एंड V अपॉन 2 टाइम्स ऑफ L, सो 4 इंटू 1/2L। V को हम रिप्लेस कर सकते हैं √T/m, दैट इज टेंशन अपॉन लीनियर मास डेंसिटी। सो आई कैन क्लियरली सी 1/2L √T/m इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सो दिस कम्स आउट एज 4 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ Ns। सो दिस N4 वुड बी माई 4th हार्मोनिक्स विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। याद रखना, स्ट्रिंग के केस में जितने नंबर ऑफ हार्मोनिक्स की बात होगी उतने नंबर ऑफ क्या तैयार होते जाएंगे, लूप्स तैयार होते जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि 6 हार्मोनिक्स मुझे चाहिए, कितने चाहिए 6, तो कितने नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे 6 नंबर ऑफ। 7 चाहिए तो 7 नंबर ऑफ लूप। अब यहाँ पर ना आप एक और चीज़ याद रखिए, कोई मुझे आपसे पूछे कि स्ट्रिंग के केस में कौन से ओवरटोन्स प्रेजेंट है, तो देखिए स्ट्रिंग के केस में अगर मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करूं विच वॉज माई फर्स्ट हार्मोनिक्स, तो याद रखिए अगर मैं फर्स्ट हार्मोनिक्स को देखूं तो ये था मेरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, लेकिन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को छोड़ के उससे बड़ी जो भी फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है आपकी ओवरटोन। तो यहाँ पर देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को मैं फर्स्ट हार्मोनिक्स अगर कहूँ तो सेकंड जो हार्मोनिक है वो होगा मेरा फर्स्ट ओवरटोन, तो सेकंड हार्मोनिक्स इज माई फर्स्ट ओवरटोन। इसी तरीके से थर्ड हार्मोनिक्स होगा मेरा सेकंड ओवरटोन और फिर फोर्थ हार्मोनिक्स होगा मेरा थर्ड ओवरटोन। ठीक है, तो स्ट्रिंग के केस में अगर मैं समराइज करूँ तो देखिए मेरा जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था विच वॉज माई फर्स्ट हार्मोनिक्स दैट इज NS, इसको मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट हार्मोनिक्स। दिस फर्स्ट हार्मोनिक्स कैन नॉट बी एन ओवरटोन। फिर हम बात करेंगे सेकंड हार्मोनिक्स विच इज 2 टाइम्स ऑफ NS, दिस इज N2 and that is called as second harmonics, and this second harmonics was my first overtone. Then 3 times of NS would be third harmonics and third harmonics जो है वो क्या होगा आपका सेकंड ओवरटोन। तो अगर ओवरटोन के बीच में आपको कोई रिलेशन चाहिए ओवरटोन एंड हार्मोनिक्स के बारे में, तो अगर मैं कहूँ फोर्थ ओवरटोन मतलब कौन सा हार्मोनिक्स ये अगर पता करना है, सो वो पर्टिकुलर हार्मोनिक्स आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं H इज इक्वल टू P+1 इंटू NS। तो P दर्शाता है ओवरटोन, क्या बताता है ओवरटोन। देखिए मान लीजिए मैंने कहा था फोर्थ ओवरटोन मेरे कौन से नंबर का हार्मोनिक्स है, तो रखिए इस पिक्चर में H इज इक्वल टू P इज 4 + 1 दैट इज 5, सो दिस इज माई फिफ्थ हार्मोनिक्स। ओके, अगर मैं कहूँ सेवंथ ओवरटोन माने कौन सा हार्मोनिक्स अगर पता करना है तो एक बार फिर से हम यहाँ पर रखेंगे H इज इक्वल टू 7 + 1 इंटू NS दैट इज 8th हार्मोनिक्स। ठीक है, 8th हार्मोनिक्स इज 8 टाइम्स ऑफ NS, 5th हार्मोनिक्स इज 5 टाइम्स ऑफ NS। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि स्ट्रिंग के केस में सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।